Good afternoon, everyone. How are you? Okay, can you see my screen now? Shall I start now? We covered working capital yesterday, and we were about to start the importance now. The importance हमको आज करना था. आगे continue. So why working capital is important, and what is the significance or the importance of working capital in any organization or in any company? This is what it is. Importance of sufficient working capital in any business concern can never be overemphasized. Means that there is an importance of working capital. Why it is important? Because in any case, if the working capital will not be sufficient, या जितना हमें वर्किंग कैपिटल रूटीन एक्टिविटीज के लिए चाहिए किसी बिजनेस में, तो उतना वर्किंग कैपिटल हमारे पास नहीं है. और ऑपरेशंस जो हमारे रूटीन एक्टिविटीज के हैं, डे टू डे एक्टिविटीज जो है हमारी, अगर वो रूटीन टाइम पर नहीं ले रही हैं, एक्टिविटीज टेक प्लेस नहीं कर रही हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट बिग टाइम इन लॉन्ग टर्म ऑल्सो. तो एडवांटेजेस, अगर हम एडवोकेट वर्किंग कैपिटल, एडवोकेट का मतलब हो गया एडेक्वेट, मतलब कि हम सफिशिएंट अमाउंट जितना हमको चाहिए, अगर उतनी हमारे पास वर्किंग कैपिटल फ्लोट कर रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, देन दीज आर दी एडवांटेजेस वी विल हैव. सो ये एडवांटेजेस नहीं होंगे अगर वर्किंग कैपिटल की इम्पोर्टेंस, अगर हम वर्किंग कैपिटल को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो. और अगर हमारे पास राइट अमाउंट ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है, सो दीज विल बी द एडवांटेजेस व्हिच वी विल हैव, व्हिच एनी ऑर्गेनाइजेशन विल हैव. लाइक स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन होगा. कुछ भी प्रोडक्शन हमारा प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, तो अगर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, देन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू बाय रॉ मटेरियल्स इन टाइम. सफिशिएंट क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस करेंगे, सफिशिएंट क्वांटिटी में हम बाय करेंगे. एवरीथिंग वी विल बी डूइंग द वे वी वांट, अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट क्वांटिटी में है तो उस वजह से फ्लो ऑफ प्रोडक्शन भी स्मूथ रहेगा. इंक्रीज इन लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी पोजीशन, हमारी लिक्विडिटी जो सॉरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का है वो, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, तो उसका लिक्विडिटी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इंक्रीज होगा. इस चीज से लिक्विडिटी का मतलब कैश इन हैंड अगर हमारे पास है, हम इंसॉल्वेंट नहीं डिक्लेयर होंगे, हमारा सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छा रहेगा, लिक्विडिटी पोजीशन अच्छा रहेगा. गुडविल मेंटेन होता है. गुडविल कैसे मेंटेन होगा कि जब हम जो हमारे पास पैसा है, व्हेन वी हैव दी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो हम अपनी करंट लायबिलिटीज को भी टाइम पर पे कर पाएंगे. करंट लायबिलिटीज को टाइम पर पे करने का मतलब यही है कि जब हमारे पास वर्किंग कैपिटल, तभी हम करंट लायबिलिटीज टाइम पर पे कर पा रहे हैं, और टाइम पर पे कर पा रहे हैं. इससे हमारा ब्रांड वैल्यू मार्केट में क्रिएट होता है कि ये कंपनी जो है विद इन टाइम पेमेंट्स करती है. वेंडर्स जो भी हैं, जो हमें रॉ मटेरियल देते हैं, या और भी जिन लोगों के साथ हम बाहर काम करते हैं, उन सबके अगर हम टाइमली पेमेंट्स करते हैं, तो हमारा
गुडविल मार्केट में एक रेपुटेशन बन जाता है। एडवांटेजेस ऑफ कैश डिस्काउंट, हमें अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कुछ भी इंस्टेंटली पे करते हैं, कैश में पे कर रहे हैं या इंस्टेंटली पे कर रहे हैं, तो हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। रादर कि अगर हम क्रेडिट पे कोई चीज़ खरीदें तो हमें शायद वो थोड़ी महंगी भी मिलती है। ईजी लोन्स हमें मिल जाते हैं अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल ईजिली अच्छा फ्लोट कर रहा है, जितना है हमारे पास उससे हमारा मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है, गुडविल बढ़ रहा है, तो हमें ईजिली लोन भी मिल जाते हैं किसी भी कंपनी को फ्रॉम दी बैंक्स और मे बी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो सिर्फ यही काम करते हैं कि लोन पर ही अपना अर्निंग्स करें, वो भी रेडी होते हैं अगर किसी कंपनी का अच्छा ब्रांड वैल्यू है तो। रेगुलर पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, ये सब चीज़ें हमारे बेनिफिट्स हैं वर्किंग कैपिटल के। अगर हम वर्किंग कैपिटल की और इसको आप इम्पोर्टेंस में डालेंगे एडवांटेजेस में कि इस वजह से वर्किंग कैपिटल इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हम वेजेस एंड सैलरीज भी एम्प्लॉयज़ की टाइम पर दे पाएंगे। ये एक ऐसा खर्चा है जो बहुत बड़ा खर्चा होता है और वर्किंग कैपिटल से ही हम निकालते हैं, क्योंकि ये एक एक्टिविटी है जो ऐसा नहीं है कि 10 साल में एक बार होगी, ये तो मंथली एक्टिविटी है, हर किसी को सैलरीज चाहिए हर मंथ एम्प्लॉयज़ को, या जो भी हमें रेगुलर पेमेंट्स करनी, तो ये भी एक एक्सपेंस ही है जो रेगुलर एक्सपेंस है और मंथली एक्सपेंस है बेसिकली। ये हम टाइम पर मीट कर पाते हैं। सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस, जब हमारे पास जितना पैसा हमें चाहिए वो चीज़ें अगर हमारे पास हैं, हम मेंटेन कर पा रहे हैं, वर्किंग कैपिटल को मेंटेन कर पा रहे हैं और इसकी इंपॉर्टेंस को समझ के वर्किंग कैपिटल अपना जितना हमें चाहिए बिजनेस में वो है, तो इससे क्या होता है, एक सिक्योरिटी सेफ्टी हमें खुद ही लगती है कि वी आर एबल टू, हम बैंकरप्ट नहीं होंगे, जहाँ पे हमें जब कभी किसी को पेमेंट करना है तो हम कर सकेंगे। हमने चेक्स काट कर किसी को दे दिए बिजनेस से और हमारे पास बैंक में बैलेंस नहीं है, तो खुद ही एक कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है कि ऐसा ना हो कि जब कभी चेक हमारी पार्टी ने डाला या कुछ किया ऐसा रिन्यूअल के लिए या डिपॉजिट कर दिया, तो वो हमारा कहीं उसमें ना मतलब कैंसिल नहीं हो जाएगी बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स। तो वर्किंग कैपिटल को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के ये सारे बेनिफिट्स हम देख रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी कॉन्फिडेंस भी एक सेंस हमारे मैनेजमेंट को मिलता है। एफिशिएंट यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स से हम फिक्स एसेट्स को भी एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं। अगर हमारे पास करंट एसेट्स नहीं है या करंट एसेट्स को हम प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लॉन्ग टर्म के पे कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसे कि सपोज हम शॉर्ट टर्म में को अच्छा काम नहीं कर पा रहे, प्रॉपर तरीके से एफिशिएंटली अपने करंट एसेट्स को यूज नहीं कर पा रहे। करंट एसेट्स क्या है, हमारे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक जो भी है, उनको अगर हम ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे, करंट लाइबिलिटीज को ठीक से हम पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं टाइम पे, तो क्या उससे क्या होगा, लॉसेस होंगे। लॉस अगर हो सकता है तो वो बिग टाइम हमारे फिक्स एसेट्स पे भी बात आ सकती है। हो सकता है एक सिचुएशन ऐसी आ जाए कि हमें अपने फिक्स एसेट्स को ही बेचना पड़ जाए, तो एफिशिएंटली यूज ऑफ फिक्स एसेट्स भी होगा अगर हमारे करंट एसेट्स या वर्किंग कैपिटल जो बेसिकली है उसको अगर हम प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे। मीटिंग ऑफ कंटिजेंसीज के जो भी सॉरी कंटिजेंसीज क्या होते हैं, अनफोर्सिन कुछ सर्कमस्टेंसेस जिनके लिए हम प्रिपेयर नहीं है या हमें पता नहीं है, वो कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस जो कभी भी आ सकती हैं, अगर वो आ रही हैं तो उनके लिए भी हम रेडी रहते हैं। अगर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ व्हाट वी नीड एज मनी है तो हम वो कर सकते हैं। नाउ मीटिंग ऑफ कंटिजेंसी समझ आया कि अनफोर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास एनफ ऑफ फंड्स थे तो ये एक सर्कमस्टेंस था अनफोर्सिन, ये कोरोना वाला केस, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस 6 महीने 10 महीने 1 साल भी सर्वाइव कर जाएंगी अगर उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल था, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मे बी फिक्स्ड कैपिटल भी था, तो वो अनफोर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस पर भी सर्वाइव कर जाती हैं। लेकिन अगर वही चीज़ कम है या नहीं है तो ऐसे कंटिजेंसी सिचुएशन में या इमरजेंसी सिचुएशन में कोई वैसे भी हेल्प नहीं करता। कंप्लीटिंग ऑपरेटिंग साइकिल्स, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, किसी भी अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में है तो हमारे जो जो ऑपरेशंस हैं किसी भी चीज़ को करने का एक साइकिल होता है। जैसे कि प्रोडक्शन कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल से फिर उसका प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस से फिनिश गुड बनेगा, फिनिश गुड फिर मार्केट में जाएगा, ये प्रॉपर एक साइकिल हो गई। ऐसे अगर हम कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं और हम एक सर्विस दे रहे हैं या हम प्रोडक्ट को ही कहीं से परचेज करके सेल कर रहे हैं, वो हमारा बिजनेस है, तो हर किसी चीज़ को करने का एक प्रॉपर साइकिल, एक प्रोसेस बना हुआ है। वो साइकिल को कंप्लीट करने में हम सक्सेसफुल रहते हैं अगर हमारा वर्किंग कैपिटल तरीके से हमारे पास है। टाइमली पेमेंट ऑफ डिविडेंड होता है, शेयर होल्डर्स को हम टाइमली डिविडेंड दे पाएंगे। जैसे हम सैलरीज दे रहे हैं वैसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देना पड़ेगा, तो अगर वर्किंग कैपिटल होगा तो दे पाएंगे, नहीं होगा तो नहीं दे पाएंगे। नाउ वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स क्या क्या है। वर्किंग कैपिटल
को हम कैलकुलेट करने के लिए, ग्रॉस के लिए हमारे पास सारे करंट एसेट्स होने चाहिए, नेट वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सारे करंट एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों होने चाहिए कंपोनेंट। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स क्या होंगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। नेट वर्किंग कैपिटल निकालेंगे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब है सारे करंट एसेट्स को टोटल करके हम बता देंगे तो वो हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो करंट एसेट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं वो हमने कल भी पढ़ा था, फिर भी ये पॉइंट वाइज मैंने बना दिए हैं कि इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, डेटर्स कौन होते हैं जिनसे हमें पैसे लेने हैं, या हमने कहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ से हमें कुछ पैसा आने वाला है, शॉर्ट टर्म कुछ लोन्स एडवांसेस हमने किसी को दिए हुए हैं वहाँ से पैसा आने वाला है, ये सब चीज़ें। बिल्स रिसीवेबल्स, ऐसे कुछ रिसीवेबल्स जहाँ से हमें, जिन बिल्स के अगेंस्ट हमें पैसा मिलने वाला है, हमारे बिल्स ऑलरेडी इनवॉइसेस जा चुके हैं, सिर्फ पैसा आना बाकी है। ठीक है, ये प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब हमारे करंट एसेट्स हो गए, ये कंपोनेंट्स बन रहे हैं हमारे वर्किंग कैपिटल के। और करंट लायबिलिटीज कौन से हो गए, ये करंट लायबिलिटीज हो गई, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गया, बिल पेबल। लायबिलिटीज वो चीज़ जो हमें पे करना है, रीपे करना है, हमें हमारे ऊपर लायबिलिटी है वो चीज़, एक तरह से कि हमें ये चीज़ें देनी है वापस, पैसा देना है वापस। तो क्रेडिटर्स को पैसा वापस देना हो सकता है, बिल्स पेबल को हमें पैसा वापस देना होगा, आउटस्टैंडिंग हमारे कुछ एक्सपेंसेस चल रहे हैं वो उनका पैसा हमें देना हो सकता है, शॉर्ट टर्म लोन्स जो हमने ले रखे हैं उनका पैसा हमें देना हो सकता है, टैक्सेस हमें देने हो सकते हैं, डिविडेंड हमें देने हो सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक्स का बैलेंस हमारा एट टाइम्स क्या होता है कि लिमिट हमें बैंक दे देता है कुछ, कि आपके अकाउंट में अगर सपोज ट्रांजेक्शन 2 करोड़ का है आपका एक वो है, तो आपको थोड़ा सा ओडी करके, ओवरड्राफ्ट करके एक लिमिट बैंक देता है कि थोड़ा सा बैलेंस अगर आपका ऊपर जाएगा तो हम आपका इसको चेक बाउंस नहीं होने देंगे, या आप उसको एक्स्ट्रा ले जा सकते हो, थोड़ा सा अमाउंट माइनस में अपना ले जा सकते हो अकाउंट को। माइनस में का मतलब कि आपने बैंक से ही कुछ पैसे ले लिया, और दो बैंक उस पर कुछ चार्ज करता है, बट हमारे पास लिमिट आ जाती है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अगर हो गया तो वो भी हमें रीपे करना है। कुछ भी ऐसी चीजें जो हमें पे करनी है वो करंट, शॉर्ट टर्म में पे करनी है वो करंट लायबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म में पे करनी है वो फिक्स लायबिलिटीज हैं। कुछ भी पैसा हमारे पास कहीं से आने वाला है, करंट एसेट्स से आ रहा है, वो शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में हमारे पास फिक्स एसेट्स होते हैं जिनसे कि पैसा अगर आना होगा तो वो लॉन्ग टर्म में आएगा और लॉन्ग पीरियड, ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आएगा। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल हमारे पास, वर्किंग कैपिटल के देखिए सोर्सेज ऑफ कैपिटल दो तरह से होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म जो सोर्सेज हैं वो वर्किंग कैपिटल के हैं, लॉन्ग टर्म ऑफ सोर्सेज जो हैं वो हमारा एक्चुअल कैपिटल के हैं, जो बेसिकली हम लोग रेज करते हैं शेयर्स डिबेंचर्स के थ्रू। ठीक है, सो वेट अ मोमेंट। शॉर्ट टर्म में हम जो अगर अब आते हैं, लॉन्ग टर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, शेयर्स डिवेंचर्स, बैंक लोन्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, बहुत सारा कुछ, और उनका प्रोसेस, कैलकुलेशन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एवरेज वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं इसमें। हाँ, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से हैं जिससे कि हम वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें। एक तो करंट एसेट्स का भी आप इसमें सारा चाहें तो डाल सकते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें पैसे जो है या फंड्स जो है बिजनेस में जो हम वर्किंग कैपिटल में लगा रहे हैं वो हमें मिल सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स है, बैंक से कुछ क्रेडिट ले रखा है हमने, ट्रेड क्रेडिट है हमारा, कुछ आ गया आउटस्टैंडिंग, हमारे कुछ एक्सपेंसेस किसी के ऊपर थे उनसे हमें कुछ पैसा मिलने वाला है, एडवांसेस आ गए कस्टमर्स के। कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनीज एडवांस में कुछ पेमेंट करवा लेती हैं कस्टमर से कि आपको इतना पैसा एडवांस में देना है, या प्री बुकिंग एट टाइम्स होता है ना, प्री बुकिंग आप कर दीजिए कि अब आप बुक कर रहे हैं तो हम मैन्युफैक्चर अकॉर्डिंगली इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे और कस्टमर्स को बाद में मार्केट में मिलेगा, तो कुछ एडवांसेस में भी कंपनीज काम करती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारा शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इन सब चीज़ों से हम अपना वर्किंग कैपिटल को निकाल सकते हैं या ले सकते हैं। नॉट डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्या चीजें हैं वो जो डिटरमाइन करती हैं वर्किंग कैपिटल को। अ फर्म शुड ऑलवेज मेंटेन अ रिक्विजिट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ इट्स ऑपरेशंस। सॉरी टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज डिटरमाइंड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। जो ये सारे फैक्टर्स हैं इन सब फैक्टर्स को कंस्टिट्यूट वर्किंग कैपिटल हो जाता है। अगर हम कंस्टिट्यूट कर लेते हैं इन सब डिटर्मिनेंट्स को, ये सब चीज़ें हैं जो हमें फैक्टर्स को माइंड में रखना चाहिए व्हेन वी आर एक्चुअली डिटरमाइनिंग कि वर्किंग कैपिटल क्या होगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि जैसे हमें डिटरमाइन करना है कि हम क्या वर्किंग कैपिटल, हमारी वर्किंग कैपिटल क्या होगी। सपोज वी आर रनिंग एन एबीसी कंपनी, यू आर द ओनर और मे बी आई एम द ओनर, तो मैं अपनी वर्किंग कैपिटल को कितना रखूंगी, कितना वर्किंग कैपिटल होना चाहिए मेरा, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, है ना। ये डिपेंड करता है इन सब फैक्टर्स पे जो हम पढ़ने वाले हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। जैसे कि नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है,
किस तरह का बिजनेस है मेरा, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस इंडस्ट्री है, सेल परचेज का है, क्या क्या बिजनेस है। कुछ तो हम काम करेंगे ना। व्हेनेवर वी आर इन द बिजनेस वी आर ईदर सेलिंग एनी प्रोडक्ट और वी आर सेलिंग एनी service. So these are all the points which are basically depending or the factors which are to be constituted while determining the working capital of any organization. ठीक है। लेंथ और दी लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चर। पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चर क्या होता है कि कोई भी एक, सपोज अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करने का जो पूरा टाइम पीरियड है कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में कितना टाइम लगता है, फिर रॉ मटेरियल को कन्वर्जन में प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम वो प्रोडक्शन प्रोसेस में रहेगा, कितने दिन रहेगा या कितने घंटे रहेगा, वट एवर इज द टाइम, एंड देन इट बिकम्स फिनिश गुड। और उस फिनिश गुड को फिर फैक्ट्री से एक्चुअल में सेलिंग पॉइंट पे या आउटलेट पे ले जाने में कितना टाइम लग रहा है। सो right from the raw material procurement till the finished product is ready and is available at the selling point में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज द लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चर। कि वो क्या है, उसकी लेंथ कितनी है, एक महीने में मिल जाएगा, एक दिन में मिल जाएगा, कब हम ऑर्डर प्लेस करें। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वी आर यूजिंग अ फोन दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट, तो उस फोन को बनाने का क्या लेंथ है, पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चर उसका, दैट विल ऑल्सो बी डिपेंडिंग लाइक वर्किंग कैपिटल का जो ये, दिस इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। लाइक हमें कितना फ्रीक्वेंटली रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना पड़ सकता है, कितना टाइम रॉ मटेरियल को हमारे पास आने में लगेगा। जैसे कि सपोज हमारे पास रॉ मटेरियल स्टोर्स में रखा होगा, हम प्रोडक्शन वर्क इन प्रोग्रेस में अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में है और वहाँ उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल शुड ऑलवेज बी देयर इन आवर स्टोर एंड स्टोर मैनेजर शुड बी स्मार्ट इनफ टू प्लेस द ऑर्डर ऑफ द रॉ मटेरियल इन टाइम। की अगर हमें 30 दिन लगते हैं प्रोक्योर करने में रॉ मटेरियल, तो हम खत्म करने का वेट नहीं करेंगे रॉ मटेरियल को कि तब हम ऑर्डर रिक्वेस्ट प्लेस करेंगे। रादर हम 30 डेज पहले ही, जो हमें लगेगा कि खत्म होने में 30 डेज लगेंगे, तो हम आज या 2 दिन और पहले ही शायद प्लेस कर देंगे ऑर्डर, सो दैट व्हेन इट कम्स टू एन एंड द न्यू अराइव्स, द न्यू थिंग अराइव्स। सो दीज ऑल थिंग्स, लेंथ ऑफ द पीरियड अंडरस्टूड कि कैसे, इट इज वन ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। देन वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। बिजनेस का वॉल्यूम क्या है, बिजनेस का टर्नओवर क्या है। एक होता है टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल। So turnover of working capital is also you can say depending upon the turnover of the company. हमारा कंपनी का टर्नओवर कितना है, what profit we are earning and how we are earning the profit through working capital only, through the process we are making for the manufacturing things, and और हम कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहे हैं। कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करना ही सब कुछ नहीं है, वॉल्यूम प्रोड्यूस करने के बाद हम उसको क्या रेवेन्यू में कन्वर्ट भी कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम प्रोडक्शन करके अपने स्टोर में या कहीं पर वेयर हाउसेज में रखते रहें, हम उसमें से कितना कन्वर्ट कर पा रहे हैं, सेल कर पा रहे हैं और प्रॉफिट के साथ हम सेल कर पा रहे हैं, इज व्हाट आवर वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इज। तो बिगर साइज ऑफ द बिजनेस, बिगर वर्किंग कैपिटल, लेस स्मॉल साइज ऑफ द बिजनेस और द वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस, देन वी कैन मैनेज इन दी लेस वर्किंग कैपिटल ऑल्सो। तो जैसे सपोज इफ टॉक अबाउट सम आईटी जायंट्स इन दी मार्केट, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, बहुत बड़े जायंट्स हैं और ये इंडियन कंपनी में होते हैं। So basically Infosys की जो working capital है, obviously it will be huge than that of, in comparison to an organization which is just 100 people organization, right? तो volume of business भी pack कर रहा है working capital को। Next is 4 point proportion of the cost of raw material to total cost. Now proportion of cost of raw material किसी भी चीज, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट है, दैट इज आर रॉ मटेरियल। अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं विच इज ऑफ आयरन, या हम अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं विच इज ऑफ स्टील, विच इज ऑफ प्लास्टिक और एनीथिंग, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट उसका रॉ मटेरियल होगा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ओके तो वो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का क्या प्रोपोर्शन टोटल कॉस्ट पे। सपोज हम एक फोन बना पा, हमारा फोन एक प्रोडक्ट है, सपोज उसका कॉस्ट है से 10,000 रुपीज, तो उसके रॉ मटेरियल के लिए हमें कितना पैसा लगाना पड़ रहा है, 2,000, 3,000, 5,000, 9,000, कितना प्रोपोर्शनेट, 9 to 1 हो गया या वट एवर, 9 to 10 हो गया, या क्या प्रोपोर्शन में हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है टू द टोटल कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। ज्यादा अगर है प्रोपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल, तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा रॉ मटेरियल में, क्योंकि हमें
खरीदने में ही फंड ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, एंड वो फंड कहाँ से आ रहा है, वर्किंग कैपिटल से ऑफ कोर्स आ रहा है। तो अगर प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू द टोटल कॉस्ट इज मोर, देन द वर्किंग कैपिटल अगेन वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट विल बी मोर। यूज ऑफ मैनुअल लेबर और मैकेनाइजेशन, हमें ये देखना है कि हमारा, हम जो काम कर रहे हैं, हमारा बिजनेस जो है वो, नेचर ऑफ बिजनेस तो हमने एक पॉइंट तो पढ़ लिया, बट उसके बाद अब हम मैनुअल लेबर से ज़्यादा काम करवा रहे हैं, या वी कैन गो विद द मैकेनाइजेशन प्रोसेस, दैट वी कैन गो विद द मशीनरीज एंड ऑल, एंड लेसर नंबर ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन्वॉल्व। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ह्यूमन कैपिटल को यूज़ करना चाहती हैं या मैनुअल काम करती हैं। देर आर, या तो मे बी इसलिए कि वो प्रेफर करती हैं, दूसरा एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो शायद बहुत ज़्यादा हाई मशीनरीज, एक्सपेंसिव मशीनरीज को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं मैनुअल लेबर पे जाने के अलावा। लेकिन जो बहुत बड़ी एमएनसीज होती है जिनके पास अच्छा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दे कैन मैनेज, एंड दे कैन गो फॉर द मैकेनाइजेशन प्रोसेस ऑल्सो, जिसमें कि वो एक मशीनरी लेकर आएंगे जो शायद 10 लोगों का काम कर देगी या 5 लोगों का काम कर देगी, एंड मैनुअल प्रोसेस वहाँ पर कम इन्वॉल्व होगा। तो वर्किंग कैपिटल अकॉर्डिंगली फिर हमें चाहिए होगा कि व्हाट वी आर चूजिंग, वेदर वी आर गोइंग फॉर द मैनुअल लेबर और मैकेनाइजेशन, अकॉर्डिंगली हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैनुअल विल हैव may have lesser working capital, mechanization may have higher working capital. Then need to keep the last stocks of raw material of finished goods, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे पास रॉ मटेरियल हमारे पास स्टॉक में रखा रहेगा ऑल द टाइम, ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं रुक जाए। बीच में ऐसा ना हो कि हमें रॉ मटेरियल चाहिए इतना और स्टोर में अब स्टॉक ही खत्म हो गया रॉ मटेरियल का, अब उसको आने में 4 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, तब तक प्रोडक्शन प्रोसेस इज इंटायरली स्टॉप्ड। People are coming to office, labor is there, factories are there on, machineries are on, electricity is there, everything is there, even the salaries are to be paid, but because of the lack of raw material the production process can't take place. तो वो चीज़ भी हमें प्रॉपर मैनेज करना आना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल शुड, सिर्फ बिकॉज ऑफ वर्किंग कैपिटल इट शुड नॉट बी हैम्परिंग कि हमारा हम रॉ मटेरियल को स्टॉक नहीं कर पा रहे हैं अपने एज पर द रिक्वायरमेंट या जिस टाइम पर हमें जब जितना चाहिए। ठीक है, सो नीड टू कीप द लास्ट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। ठीक है, दोनों चीज़ें, एक तो रॉ मटेरियल का भी हम स्टॉक रखना, दूसरा वेयर हाउसेज में हमें फिनिश गुड्स भी होने चाहिए कि मार्केट में डिमांड आ गई है, इतने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड, या प्री बुकिंग आ गया या ऑर्डर आ गया, या जो भी रिटेल स्टोर्स हैं वो हमें ऑर्डर कर रहे हैं कि इतना क्वांटिटी आप और भिजवा दो, लेकिन हमारे पास फिनिश गुड्स ही रेडी नहीं है भेजने के लिए। सो बोथ द थिंग्स, फिनिश गुड्स शुड बी देयर इन द वेयर हाउसेज, रॉ मटेरियल शुड ऑल्सो बी देयर इन आर जो भी हमारे पास स्टॉक में होने चाहिए वो भी स्टोर्स में, so that process is taking place properly, and it is not hampering or stopping, because ultimately it will then give us losses, and वो फिर लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करता ही करता है। टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल, जैसे मैंने बोला टर्नओवर ऑफ कंपनी कितना है, लाइक मोर और लेस कंपनी के एक्सपेंसेस या कोई भी ट्रांजैक्शन उससे एक्सीड नहीं करेगा, दैट इज टर्नओवर। अब टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल के हमें कितना रखना है एज दी वर्किंग कैपिटल, मतलब कि कितना अमाउंट जो है वर्किंग कैपिटल का मीनिंग है टर्नओवर का कि कितना फ्लोट करेगा, आएगा या जाएगा उतना पैसा। जैसे कि करंट एसेट्स में कितना इन्वॉल्व है जिससे कि हमें पैसा आना है। सपोज एक ट्रांजेक्शन 1 लाख की है, एक ट्रांजेक्शन हो सकता है 50 लाख की हो, एक ट्रांजेक्शन 1 करोड़ की भी हो सकती है, एंड सेम इज द केस ट्रांजेक्शन नॉट ओनली इन ट्रांजेक्शन बट आउट ट्रांजेक्शन ऑल्सो, हमें करंट लाइबिलिटीज लिए कुछ पे कितना करना है। सो दैट टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो वन ऑफ द डिटर्मिनेंट वी हैव फॉर द वर्किंग कैपिटल। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, हमारा टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है? एट टाइम्स क्या होता है कि व्हेनेवर वी जस्ट साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द पार्टीज, चाहे वो वेंडर्स हों, चाहे वो हमारे बायर्स हों किसी और तरीके से, या कस्टमर्स हैं, या रिटेलर्स हैं, या मे बी होलसेलर्स हैं जो हमसे ले रहे हैं चीज़ें, या हम किसी से रॉ मटेरियल ले रहे हैं, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है? हमें अगर किसी से कुछ पैसा, हम किसी से कुछ प्रोडक्ट ले रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं, मीन प्रोडक्ट तो नहीं लेंगे, तो क्या हमें उनको कितने टाइम में पैसा देना है, हमें उधार कितना टाइम तक हम ले सकते हैं, हमें कितने टाइम पर क्रेडिट मिल सकता है, 30 डेज के बाद पैसा देना होगा, 60 डेज के बाद पैसा देना होगा, विद इन 60 डेज देना होगा, ऐसे होता है। दो आर टर्म्स ऑफ क्रेडिट, एंड सिमिलर इज द केस विद द अदर थिंग्स आल्सो। इफ यू आर वर्किंग ऑन क्रेडिट, बहुत सारी कंपनीज करती हैं क्रेडिट पर भी काम, के आउटलेट्स पे या अपने वेयर जो होलसेल में लेते हैं सामान, उनको कुछ हद तक 30 डेज का या 60 डेज का क्रेडिट पर भी दे देते हैं फिनिश गुड्स के, ठीक है आप ले जाओ 30 डेज के अंदर इतना पेमेंट कर देना 60। तो वो टर्म्स क्या हैं हमारी टर्म्स ऑफ क्रेडिट, अकॉर्डिंगली वी कैन फ्लोट आवर वर्किंग कैपिटल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर टर्म्स ऑफ क्रेडिट हमारा ऐसा है कि उसमें लिवरेज है कि हम 60 डेज का भी पीरियड रख रहे हैं पेमेंट का,
देना और लेना दोनों ही चीजें हैं, उसमें दोनों चीजें कंसिडर करेंगे हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कि व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन ऑर्डर टू गिव क्रेडिट या फिर टेक क्रेडिट फ्रॉम द अदर्स ऑल्सो। सीजनल वेरिएशंस, सीजनल क्या होता है, देर आर सर्टन इंडस्ट्रीज वी वुड से जिनका प्रोडक्ट ऐसा है कि वो सीजनल है, जिन कुछ ऐसी हैं जिनका नहीं भी है, हमें वो चेक करना है क्या किसी सीजन को चेंज होने से हमारे हमारे गुड पर या हमारे डिमांड पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि इफ़ वी आर सपोजली इफ़ वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वुलन क्लोथ्स, तो हम सिर्फ विंटर में ही प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे या विंटर्स में ही हमारा बिजनेस ज़्यादा चलेगा, बाकी के 8-9 मंथ्स हमारा काम शायद कम चलेगा, राइट। या फिर अगर हम फ़ोन एक एग्जांपल लेते हैं, प्रोडक्शन इसका लेते हैं, तो फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑल द टाइम ऑल थ्रू 12 मंथ्स ऑफ ईयर कभी भी हम मतलब बाय कर सकते हैं फ़ोन, तो उसका डिमांड ऑल टाइम ऑन रहता है। बट सीजनल वेरिएशंस में वी शुड अंडरस्टैंड कि हमारे पास सीजन टाइम में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है अगर हमारा नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऐसा है, और अगर नहीं है तो देन वी विल हैव टू अकॉर्डिंगली मैनेज द वर्किंग कैपिटल। सिमेट्रिकल हमें फिर पूरे साल रखना पड़ेगा, अदरवाइज सीजनल अगर है तो सीजन में हमारे पास हाई वर्किंग कैपिटल हो, हम ये अज्यूम करें, और मे बी ऑफ सीजन में हमारे पास कम वर्किंग कैपिटल से भी मैनेज हम कर सकेंगे। सो सीजनल वेरिएशन ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ दी, यू कैन से डिटर्मिनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल टू द इंडस्ट्रीज जिन जो कि रेस्ट्रिक्टेड है सीजनल प्रोडक्ट पे, जो नहीं है उनके लिए तो फिर वर्किंग कैपिटल विल रिमेन सेम फॉर ऑल द टाइम। ओके, रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैश, कैश की रिक्वायरमेंट कितना फ्रीक्वेंटली बढ़ रही है कि क्या हम सारा काम अपने वेंडर्स का छोटा मोटा जो भी है पेमेंट्स, वो सब कुछ हम बैंक से कर पा रहे हैं, चेक्स के थ्रू कर पा रहे हैं, या हम इतने छोटे वेंडर्स के साथ भी काम कर रहे हैं कि वो बिना कैश के काम करते ही नहीं है। जैसे कि हमें किसी को रेंट देना है अगर ऑफिस का, तो वो रेंट क्या हमारी एग्रीमेंट हुआ है कि हम कैश के थ्रू देंगे या चेक्स के थ्रू देंगे, बैंक ट्रांसफर के थ्रू देंगे, कैसे देंगे, तो रिक्वायरमेंट ऑफ कैश कितना है। बहुत ज़्यादा जो बड़ी कंपनीज होती हैं एमएनसीज नो, वो कैश में बहुत ज़्यादा डील नहीं करती हैं, बिकॉज कैश किसी के भी पास वो ह्यूज अमाउंट में रखना इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी, और किसी के भी ऊपर इतना लैक्स एंड करोड़ रुपीज़ का ट्रस्ट किसी भी एक पर्सन के ऊपर नहीं किया जा सकता, तो दे आर कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन दी बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। बट अगर हम स्मॉल लेवल पे कंपनीज में बात करें तो वो करते हैं कैश में, आज भी काम करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे वेंडर्स हैं जिनसे कैश में काम कर लिया, और कुछ चीज़ों को दिखाया भी नहीं बिजनेस में, उस चीज़ का उस ट्रांजैक्शन का टैक्स बचा लिया। कुछ स्मॉल स्केल कंपनीज ऐसा करती हैं, बट लार्ज स्केल कंपनीज आर ऑल वर्किंग जहाँ पर वहाँ पर रिक्वायरमेंट कैश की कम ही होती है। So that is also noting the working capital, because cash in hand is also one of the, you can say, component of the current assets जो denote करता है हमारा working capital, ठीक है। These are all other factors also which we can consider, जैसे कि प्रोडक्शन पॉलिसीज हमारी क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज क्या हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी मतलब प्रोडक्शन होने के बाद कितने दिनों तक फिनिश प्रोडक्ट हमारे स्टोर में या वेयर हाउस में रह सकता है, कितने टाइम के बाद हमें फॉरेन मार्केट में उस प्रोडक्ट को पहुंचाना है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो हमें फटाफट पहुंचाना होगा उसको, जैसे कि ये डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो मिल्क से प्रोड्यूस्ड आइटम्स हैं, उनको हम 1 मंथ तक स्टोर तो नहीं कर सकते वेयर हाउसेज में, दीज आर टू बी इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द आउटलेट्स। तो ये सारी चीज़ें अदर फैक्टर्स में आ जाती हैं कि हमने प्रोडक्शन किया, नेक्स्ट वेरी डे ही हमें मार्केट में वो प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं, सो दैट इट कैन बी सोल्ड इन टाइम। उनका जो एक्सपायरी डेट होता है वो बहुत कम टाइम का होता है, मे बी इन अ मंथ्स टाइम द प्रोडक्ट कैन एक्सपायर, या हमारा नेचर प्रोडक्ट अगर ऐसा है कि वो बहुत टाइम तक रह सकता है तो वेयर हाउस में रह भी सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज हमारी क्या है, प्रोडक्ट आज बन के रेडी हो गया, पैक हो गया, वेयर हाउस में चला गया, कितने दिन के बाद वहां से बाहर चला जाएगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कुछ हमें चाहिए ऐसा कुछ के 3 days 2 days के बाद वी हैव टू मूव द प्रोडक्ट्स, फिनिश प्रोडक्ट्स आउट ऑफ अ वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिस्पेक्टिव आउटलेट्स वेयर दोज प्रोडक्ट्स विल बी सोल्ड। So these are all the other factors which we can consider as the determinants of the working capital. ये टॉपिक आई थिंक मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। सो वर्किंग कैपिटल वी हैव कवर्ड एज द फर्स्ट टॉपिक वाज फॉर द लास्ट यूनिट वाज द वर्किंग कैपिटल, इट्स मीनिंग एंड नीड डिटर्मिनेंट्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया। द नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल नीड। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल नीड, इसके कुछ हमारे पास मेथड्स हैं, 2-3 मेथड्स आई कैन एक्सप्लेन यू गाइस। Let's start with the new topic, then I'll just share with you guys the new screen now.
Okay, this is also small. मैंने इसको सब चीज़ों को बहुत short कर दिया so that we can complete it in shorter span of time and we can complete our syllabus and then we can move for the MCQs and the revision and all those parts. Now estimating the working capital. एक सेकेंड में आपके अटेंडेंस पहले क्लिक कर लेती हूँ. Okay, so methods of estimating or analyzing working capital. हर चीज़ के इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं. मेथड्स के नेम्स चेक कर लीजिएगा. मैंने कुछ लोगों को का असाइनमेंट्स जैसे चेक किए हैं. अभी थर्ड वाले असाइनमेंट्स आई हैव फाउंड सर्टेन अदर मेथड्स व्हिच यू गाइस हैव पुट इन योर असाइनमेंट्स, बट देन इट वाज not covered by me in this syllabus. So maybe you have referred certain other sources of information. आपने शायद कहीं से यूज़ किया होगा, मे बी इंटरनेट से उठाया होगा या कुछ ऐसा. Just double sure that whatever you are mentioning in your assignment or wherever you are studying the things from, it is related to your syllabus and it is related to your subject also. ठीक है. ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके कुछ मेथड ऐसे डाल दें और वो उस टॉपिक से रिलेटेड ना हो. Just be cautious about that because I have found certain things in your third assignment. I was checking it yesterday. तो अभी हम आज ही इस वीक में हमारे पास आई थिंक ये लास्ट क्लास है, सो लेट्स ट्राई टू फिनिश दिस ऑल्सो इफ पॉसिबल. एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल में हमारे पास 3 मेथड्स हैं. परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस मेथड, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड. इनके नेम्स एटलीस्ट प्लीज ढंग से क्लियरली याद कर लीजिएगा. अगर आप इन्हीं को हाईलाइट करके बोल्ड फॉर्म में डायग्रामेटिकली बुक्स में लिख रहे हैं, एग्जाम्स में लिख रहे हैं, तो एटलीस्ट इनके नेम्स गलत नहीं हैं. और फिर अंदर आप एक्सप्लेनेशन अगर अपनी कुछ भी डाल रहे हैं तो इतना ज़्यादा वो पॉइंट में एग्जामिनर के नोटिस में नहीं आता, बट यू शुड बी एबल टू राइट द नेम्स एटलीस्ट द मेथड्स करेक्टली एंड मे बी elaborating it as per your knowledge the way you can. तो पहला मेथड है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड. easiest method of calculating working capital है ये. easiest method कहते हैं इसको percentage of sales method. This method is based on the principle of history repeats itself. For estimating a relationship of sales and working capital is worked out say for last 5 years. History repeats itself का मतलब पिछले सालों में हमने क्या किया है वही आगे भी हमारा होने वाला है. उतने ही परसेंटेज से हमारा सेल होने वाला है. या 40% अगर हमारा इंक्रीज हुआ, 30% हमारा इंक्रीज हुआ फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, हम एक टेंटेटिव जो पिछला काम हो चुका है उसके बेस पर, उस परसेंटेज के बेस पर हम ये उठाते हैं कि हमारा आगे भी
इतनी ही सेल होने वाली है, मोर और लेस, थोड़ा सा और उससे ज़्यादा का हम अरेंजमेंट कर लेंगे वर्किंग कैपिटल का, राइट। जैसे कि परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, कि हम 40% हमने समझ लिया कि वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए रहेगा टोटल सेल का। पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं कि हमारा सेल सपोज 1 करोड़ रुपए का हो रहा है हर साल, तो उसका 40% यानी कि अप्रॉक्स हमारा 40 लैक्स का हमको वर्किंग कैपिटल चाहिए रहेगा। तो एक एस्टिमेशन हमने लगा लिया परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड से, कि पिछले टाइम का हमने कुछ ईयर्स का डेटा अपनी ही कंपनी का उठाया और उसमें से हमने एज्यूम कर लिया कि हम वर्किंग कैपिटल 40% पे काम कर पा रहे थे, इस बार हम शायद 45 रख लेते हैं या 50% रख लेते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज करके फॉर दी सेफर साइड। And we can estimate that basically we should be keeping this much amount in the working capital as the, or maybe the funds which will float as the working capital in our कंपनी फॉर दिस ईयर ऑल्सो, क्योंकि हम एकदम से तो बहुत ज़्यादा राइज नहीं कर देंगे अपना सेल्स में भी, जितना मार्केट है हमारे प्रोडक्ट को खरीदने का उतना ही रहेगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है वी कैन एज्यूम, या हो सकता है अगर कम भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन मार्जिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि अगर हम पिछले 5 सालों में 1 करोड़ का सेल कर रहे हैं तो किसी ऑल ऑफ अ सडन इस ईयर में हम 10 करोड़ या 15 करोड़ का सेल करेंगे, हम 6-7 पर पहुंच सकते हैं। टारगेट हमारा ज़्यादा होना चाहिए और उसके लिए हम शायद कुछ और प्लानिंग भी करेंगे कि हमें क्या मेथड्स हैं, मार्केटिंग कैसे करना है, कैसे, तो उस हिसाब से अगर हम अपना टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमारा अपना सेल्स पुराने वाले ईयर से बढ़ाना है, देन तो वी विल ऑब्वियसली बी इंक्रीजिंग आवर कैपिटल, वर्किंग कैपिटल रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंगली, कि ठीक है हमने प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, सेल भी ज़्यादा करना है, तो वर्किंग कैपिटल भी ऑफकोर्स रॉ मटेरियल के लिए और बाकी सारी ट्रांजेक्शन्स के लिए, रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए हमको ज़्यादा चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो मैन पावर भी बढ़ानी पड़ेगी, सैलरीज भी ज़्यादा देनी पड़ेंगी, उनके वेलफेयर के लिए भी ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, और भी छोटी मोटी चीज़ें, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, क्रेडिट डेबिट सब चीज़ों के लिए हमको पैसा which is involved in working capital we will be requiring। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम से आपको देख इजिली थोड़ा 2-3 पॉइंट्स जो भी हर मेथड के हैं वो आपको इजिली पता चल रहे हैं। ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन है और easiest method of calculation भी है percentage of sales method। relationship of sales and working capital is worked out for 5 years। 5 years वो पिछले वाले 5 साल का डेटा हम उठाकर ऑन एन एवरेज ले लेते हैं कि 5 सालों में इतना ऑन एन एवरेज परसेंटेज हमारा लगा है ओवर दी सेल्स फॉर दी वर्किंग कैपिटल। एडवांटेज ये है कि सिंपलेस्ट मेथड है, हमने कोई बहुत ज़्यादा R&D नहीं किया और बहुत ज़्यादा मॉनिटरी या किसी चीज़ को या ट्रांजेक्शन्स को बहुत ज़्यादा मॉनिटर नहीं किया हुआ। हमने एक बैलेंस शीट अपनी बैलेंस शीट 5 सालों की उठाकर हमने देख लिया टोटल हमारा सेल्स से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ था और वर्किंग कैपिटल या करंट एसेट्स और करंट माइनस करंट लायबिलिटीज करके हमने वर्किंग कैपिटल अपने ही पिछले 5 सालों का निकाल लिया एंड सिंपली हमने कैलकुलेट कर लिया फॉर द अपकमिंग ईयर्स ऑल्सो टू एस्टिमेट दैट व्हाट वाज द वर्किंग कैपिटल। ठीक है, बट चीज़ का डिसएडवांटेज अगर सिंपल है कुछ भी है तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है वो फिगर एस्टिमेशन के लिए, क्योंकि अजम्पशन पे बेस्ड है। सो अजम्पशन इज डिफिकल्ट टू बी 100% ट्रू, तो ये इसका डिसएडवांटेज होगा इस पर्टिकुलर मेथड का। द नेक्स्ट मेथड इज रिग्रेशन एनालिसिस मेथड। स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन tool is used to establish the relationship and working capital is equal to intercept plus slope x revenue। ये मैं आपको नीचे इसका एक्सप्लेनेशन है। I'll just come to regression analysis method। ये जो particularly method है estimation tool, it is utilized by mass of various types of estimation। It tries to establish trend relationship। ट्रेंड क्या चल रहा है अभी हमारा, उसके उस रिलेशनशिप पे ये डिपेंड करता है। वी विल यूज इट फॉर वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज one of the method of the working capital estimation, so we will be using it for that। this method expresses the relationship between the revenue क्या होता है, जो sales से पैसा आया, sales minus cost, जो actual profit होता है वो हमारा revenue होता है, profit क्या हुआ वो। तो working capital और revenue का जो relationship है इस method से हमें वो पता चलता है बेसिकली। तो वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटरसेप्ट प्लस स्लोप इनटू रेवेन्यू। नाउ वर्किंग कैपिटल स्लोप क्या हो गया इसमें, द स्लोप इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल विद 1 यूनिट ऑफ चेंज इन द रेवेन्यू। 1 यूनिट और प्रोड्यूस करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल एक्स्ट्रा कितना लेना पड़ रहा है। वर्किंग कैपिटल का मतलब रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, या उसको प्रोक्योर करने का कुछ कॉस्ट तो नहीं है, स्टोर मैनेजर का कितना कॉस्ट है, दीज ऑल थिंग्स। मतलब 1 यूनिट को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें वर्किंग कैपिटल में चेंज करना पड़ रहा है, दिस इज व्हाट द स्लोप इज। तो इंटरसेप्ट प्लस स्लोप इनटू रेवेन्यू कर रहे हैं। रेवेन्यू बेसिकली इज द प्रॉफिट जनरेटेड बाय अस।
इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में समझा पाऊंगी. These are only these two methods which we can cover and we can finish it up, but time नहीं बचा है अभी, तो I'm just not running after it also. Maybe next week जो भी हमारे पास 3 classes हैं, we'll be able to cover the rest of these three topics of our unit. So please proceed with all your assignments and MCQs. And we'll have the MCQ at 6 only because I was not able to make it between 12 to 1 जैसे हमारा कल discussion हुआ था with the other sections. So thank you so much for your time. Have a good day. Bye bye everyone.